आज हम एक बहुत पवित्र स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ टोक से जब मुड़ते हैं रोहतक भिवानी रोड पे तो 4 किलोमीटर पर गांव है माड़ोधी, और वहाँ मैं देख रहा हूँ श्री डेरा महाराज दलेदास भीष्म जी का ये बहुत ही अच्छा स्थल है। मैं तो कहूँगा ये एक पर्यटन स्थल की तरह से मुझे दिखाई देता है। और जैसे कि हर मंदिर में महात्माओं की और हमारे पूर्वजों की और दूसरे चित्र और फोटो और मूर्तियाँ लगी हुई होती हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का है। लेकिन मुझे लगा आज के युवा को धर्म और आस्था और इस चक्कर की बजाय अपने भविष्य की ज़्यादा चिंता है। बतौर एक शिक्षक मुझे लगा कि यहाँ जो काम मैंने देखा वो बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे ये मंदिर की और इस सारे की हम परिक्रमा सी करके अंदर पहुँचे तो मैंने देखा लाइब्रेरी के अंदर कुछ छात्र छात्राएँ पढ़ाई कर रहे थे, और एक तो कमाल की छात्रा थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया, उसको ये ध्यान ही नहीं कि कौन बैठा है क्या है, वो अपनी पढ़ाई में इतनी तल्लीन थी। दूसरे भी विद्यार्थी वहाँ कुछ थे, तो मैंने 2-3 विद्यार्थियों को इस बात के लिए मनाया है कि वो हमारे से बातचीत करेंगे, कुछ इस संस्था के बारे में बताएंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे, और हम इनसे जानना चाहेंगे। हालांकि ये तीनों के तीनों डरे हुए हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि ये ना डरें, थोड़ा थोड़ा हंस लेते हैं तो ठीक ठाक सा हो जाता है। आपका नाम बेटा क्या है? तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह। कहाँ से हो आप? सर बनियानी गांव से। बनियानी गांव। बनियानी तो मड़ोदी से परली तरफ, डोब से परली तरफ है ना? डोम से इस साइड है, मड़ोदी और डोम के बीच में। हाँ, आप ये क्यों नहीं कहते ये हमारे मुख्यमंत्री जी का गांव है ना? श्री मनोहर लाल खट्टर जी के गांव से है। आप तो भाई राज में साथ जाए, आपका तो कहना ही क्या है। नाम बताया आपने? तेजपाल सिंह। तेजपाल जी। आपका गुड़िया क्या नाम बेटा? जी मीनाक्षी। मीनाक्षी। कहाँ से हो आप? बनियानी गांव से। बनियानी गांव से। वेरी गुड। बनियानी में ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले हैं भाई, गांव को क्रॉस करके आप यहाँ आए हुए, उसे पता चलता है कि हमारा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। आपका बेटा क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका। कहाँ से हो? बनियानी से सर। बनियानी से। तीनों ही बनियानी के हो, बहुत अच्छी बात है भाई। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताओगे? ये महाराज जी दलेदास जी कौन थे, कब से ये आश्रम हुआ है शुरू? ये महाराज थोड़ा ऊंचा बोल देंगे हम। ये महाराज भीष्म जी का बाग है जो उन्होंने अपनी मतलब की मेहनत से ये बाग लगाया था। ये बता रहे थे 1955 में जी। अच्छा। महाराज भीष्म जी झज्जर गांव, झज्जर में पड़ता है, जिला झज्जर है, और गांव मुंसा वहाँ के निवासी थे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने मतलब वे शुरू से ही साधु संतों की संगति में रहना उनको पसंद था। धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब यहाँ महाराज जी आए, हम तो मतलब बहुत छोटे हैं, हमारे जो दादा हुए हैं उनके टाइम से महाराज जी समकालीन है। हाँ, उन्होंने ही अपनी मेहनत से बाग लगाया था। और मतलब यहाँ का ऐसा वातावरण है, मतलब हम हिंदुस्तान या कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर देख ले, बहुत कम मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे कोई भी लगा लो, वहाँ पे मतलब कि एक जैसे कि ये पुस्तकालय है, बहुत कम जगह ऐसी देखने को मिलती है जहाँ पर मंदिर में पुस्तकालय। मैंने तो कम से कम भाई 60 साल से ऊपर गए, बहुत ही कम होता है। हमने भी नहीं देखा और सुना भी नहीं, लेकिन एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर पुस्तकालय है, और इसी वजह से मतलब कि बच्चों का यहाँ ज़्यादा आवागमन रहता है। और महाराज जी ने मतलब कि महाराज जी का बच्चों के लिए शुरू से ही संदेश था कि जो हमारा युवा है, युवा वर्ग है। अब जो महाराज जी हैं वो सूरजभान जी है ना? डॉक्टर सूरजभान जी महंत। हाँ, वो प्रोफेसर होते थे हमारे, प्रोफेसर है, सीनियर हिंदी हिंदी में रिटायर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। और महाराज जी का जो डॉक्टर सूरजभान जी है उनका भी हमारे लिए, और वो बताते हैं जो महाराज भीष्म जी थे उनका यही विचार था कि जो आज का युवा वर्ग है वो आगे शिक्षा से ही मतलब कि युवा पीढ़ी सुधर सकती है। हम इस सारे साल में यहाँ कोई हम इस तरह का आयोजन करते हैं शिक्षा से संबंधित या कोई इस तरह का? साल में यहाँ पे 2 या 3 बार होता रहता है। क्या आयोजन होता है? सेमिनार कराते हैं, मतलब कि जगह जगह से बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है। जो मतलब कि अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको यहाँ सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, इनाम स्वरूप थोड़ी बहुत इनाम स्वरूप उनको मतलब कि पुस्तकें दे देते हैं और उनको मतलब कि हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनके टीचर्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और मतलब महाराज जी बस यही बताते हैं कि बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ कुछ कंपटीशन की किताबें भी हैं, कॉम्पिटिशन हर तरह की बुक है यहाँ पे, धार्मिक भी और कंपटीशन की तो है ही। अगर कोई बच्चा है, अगर वह समर्थ नहीं है मतलब पढ़ने में या आगे शिक्षा करने में, तो महाराज जी मदद भी करती है जो मतलब बच्चों के लिए नहीं। मैं उनसे कई बार मिला हूँ, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। उनके तो चेहरे से ही झलकता है इस तरह से जैसे तो भाई पता नहीं क्या मदद कर दूँ मैं सबकी। आज से 2-3 साल पहले मतलब विश्व में कोरोना
नाम की महामारी फैल गई थी। इसी वजह से हमारा भी मतलब रोहतक जाना छूट गया था, सब बंद पढ़ाई था। से थोड़े विमुख ही हो गए थे। तो महाराज जी का बाग हमें पता था यहाँ पर लाइब्रेरी है, तो हमने आके महाराज जी रिक्वेस्ट से यहाँ करी। बात की, रिक्वेस्ट की, और हमें लाइब्रेरी में जगह मिल गई। हर किसी के लिए यहाँ लाइब्रेरी में आने के लिए अनुमति है, फ्री जो ऑफ बच्चा कॉस्ट है भाई, सारी सुविधाएं हैं। पढ़ो। और मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं, हम भी हैं, हमारे पास पुस्तकें नहीं थी, हमने महाराज जी को बताया कि हमारे पास ना इसी पुस्तकें तरह नहीं, तो किताबें उन्होंने चाहिए। हमको पुस्तकें ला कर दी, तो उसी से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हो गुड़िया? क्या क्या पढ़ना चाह, क्या पढ़ते हो यहाँ बैठ के? हम HSSC लेवल की तैयारी कर HSSC की तो संस्था हुई ना। आप एग्जाम किसका दोगे? कैसा, कौन सा एग्जाम? C ग्रुप में का भी है और D ग्रुप का भी है फिलहाल तो हमारा। D ग्रुप की भी तैयारी कर रहे हो? Yes. क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? BA का रखी सर। अरे भाई, हम आपको एक बार भी ये सोचने को, BA करके और ग्रुप D की तैयारी करोगे? आपको पता है BA वाले तो IAS बनते हैं। रोजगार इतनी बढ़ गई है, जो जॉब मिलती है वही ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ ज्यादती है? BA करने के बाद भी ग्रुप D की तैयारी। आजकल तो आपने ग्रुप D का नाम ले दिया, हम तो इसे चपरासी और चौकीदार और बेलदार और वो पोस्ट होती है ग्रुप में, तो है ना सर? हम मानते हैं सर, रोजगार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है सर, तो इसलिए जो मिलती है उसे ले लेते हैं। शायद मैं यही आपसे कहलवाना चाहता हूँ कि BA करने के बाद भी हम ग्रुप D लगने को तैयार हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से है। जी। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 2-3 साल से। 2-3 साल से। कब तक करेंगे? जब तक नहीं मिलती तब तक। कोई हमारा टारगेट है कि भाई 2027 के बाद मैं तैयारी नहीं करूँगी? नो सर, अभी क्या लगता है सोच रहे आपको? हैं, अभी सोच रहे 2023 में मिल जाए। नहीं, सोच तो अच्छी बात है, 2022 में मिल जाती और भी अच्छी होती, लेकिन आपने एक टारगेट तो बनाना चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं ना, माँ बाप ने देखो BA तक इतना खर्चा हमारे पे किया और अब हम 2-3 साल से यहाँ लग सर रहे हैं। एग्जाम से ही नहीं होते, क्या करें? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना बेटा, जब एग्जाम हो गए तो फिर कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, यही तो और रिजल्ट आ गया तो कौन सा सिलेक्शन हो जाएगा, और हम हो अपनी गया। तरफ से तो सर कोशिश कर ही रहे हैं। वही मैं कहना चाह रहा था कि आप कितनी ही कोशिश करें, अपने लेवल पर मेहनत ही तो कर सकते हैं ना। अब एग्ज़ाम कराना, रिजल्ट का आना, सिलेक्शन की लिस्ट लगना, ज्वाइन करना, वो तो आपके हाथ में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम कुछ बदला जाना चाहिए? एक टाइम तो हो भाई, 2025 तक मैं लग जाऊंगी, ऐसा लगता है आपको? पता नहीं सर, अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? यही हरियाणा के ये हरियाणा की तैयारी कर रहे हो? ये तो भाई, मुझे तो बहुत दुख होता है ये बात सुनकर के हम ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो भाई? सर वैसे तो हम सेंटर लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जैसे कि SSC की भी कर रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया है MD जिसको CGL भी बोलते हो। मैंने B.Tech कर रखी है। आपने B.Tech कर रखी है? इंजीनियरिंग से। अब हरियाणा में जो एग्जाम होगी वे CET मेंस अंडर में ये जो JEE का एग्जाम होगा वो होगा सर। तो इसलिए मैंने JEE सिविल से कर रखी है B.Tech। आप सच्ची बताओ, जिस दिन B.Tech में आपने एडमिशन लिया सिविल में, ये सपने में सोचा था कि SSC की तैयारी भी मैं करूँगा? जी नहीं सर, मेरा जब मैंने गांव के स्कूल से ही 8 से 12th की है। तो क्या हुआ, हमने भी कर रखी है गांव के स्कूल। तो शुरू से मेरा सर एम था कि मैं आगे जाके UPSC करूं। मैंने गांव के स्कूल से 8 से 12th की सर। तो फिर 12th के बाद सर मतलब कि हर बच्चे को सोचने का थोड़ा मतलब कि सोच में पड़ ही जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को UPSC करनी थी सर, लेकिन मेरे दिमाग में विचार आया सर, अगर मान लो अगर मेरे से UPSC नहीं होती, आगे जाके भी बेरोजगारी का तो सामना करना पड़ेगा। तो मैंने सर डिप्लोमा किया, सिविल से डिप्लोमा किया सर। सिविल से डिप्लोमा करने का मेरा मेन पर्पस यही था सर कि अगर मेरे को कहीं सरकारी जॉब नहीं मिली तो मैं कहीं अपने प्राइवेट कंपनी में जा सकता हूँ, वहाँ पर भी मैं अपनी तैयारी कर सकता हूँ। साथ साथ जॉब के मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकता हूँ। तो अभी तो सर यही है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और दीदी का कहने का मतलब है, ग्रुप D की तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं, पहले अपना हम आधार बनाना चाहते हैं, एक बेस हो बच्चे का। अगर हमारे पास अभी ग्रुप D की तैयारी, ग्रुप D की जॉब मिल गई हमें, तो हम उस जॉब के तहत ही हम ऊपर बड़ी पोस्ट। शायद आप ये कहना चाहते हैं, पहले हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, ताकि हमारा खुद का एक वजूद हो, माँ बाप की तरफ हमें हाथ नहीं फैलाना पड़े। क्योंकि देखो, उनकी बात भी जायज़ है भाई, BA हमारे को करा दी तो हमारा फर्ज बनता है कुछ तो कमा के लाएं। हाँ सर, और एक बार जॉब हाथ में होगी तो फिर फैमिली हम से यही अपेक्षा करते हैं सर, बच्चे को पढ़ा दिया, ग्रेजुएट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सोच है ये। जी सर, कि हम पहले अपने पैरों पे खड़े हों। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सर, हम भी उनके लिए कुछ करें। हम भी सोचते हैं सर, हम मेहनत करें, हमें जल्दी से जॉब मिल जाए। हर युवा यही सोचता है भाई, और सोचना भी चाहिए। मैं तो कहूँगा, जब हमारे माँ बाप जो फार्मर हैं या लेबर हैं या गाँव में एक मिडिल क्लास से हैं, तो वो इतना ही तो कर सकते हैं, सारी सुविधाएं दे दी। हम मतलब 2014 और दीदी तो पहले से ही ग्रेजुएट है, 12th हो गई। कब की थी आपने ग्रेजुएशन?
जी मैंने 2014 में करी। 2014 का मतलब हो गया 9 साल हो गए ग्रेजुएशन किए। इस दौरान आपने क्या क्या किया? सर मेरी शादी हो गई थी। तो क्या हो गया? शादी को ऐसी चीज़ है जो मरे सब उसमें कह रही, शादी तो टाइम पे सबकी होती है भाई, वो तो होनी ही चाहिए। सर हाँ। नहीं हो पाई थी अच्छा, उस टाइम पढ़ाई पूरी आपकी नहीं हो पाई थी। नहीं हो पाई। शादी हुई तब क्या कर रहे थे आप? कितनी पढ़ाई हो चुकी थी? बीए कर ली थी। अच्छा, बीए कर ली थी, तो पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, और क्या चाहिए। उसके बाद 9 साल तक हस्बैंड क्या करते हैं आपके? सर प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं। आपने प्राइवेट जॉब नहीं ट्राई की? जी नहीं, घर की जिम्मेदारी। बेटा एक तो मैं तो ये आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, इसका भूत हमारे सिर से जितना जल्दी उतर जाए उतना बेटर है। कोशिश करो, मैं ये नहीं कहता कि आप ना करो, लेकिन उसका एक लिमिट रखो भाई। 2 साल, 1.5 साल, 3 साल मैं खूब मेहनत करूँगी, और उसके बाद भी नहीं हुआ ना तो फिर मैं इसका पिंडा छोड़ दूँगी। क्योंकि ये तो एक ऐसा क्रम है, आपको पता है CGL या SSC में कितने साल लग जाते हैं रिक्रूटमेंट होने में? टाइम तो लगता ही है सर। इतना ज़्यादा थोड़ा लगता है, इतने में तो BA कर जाते हैं। आप 3 साल में BA कर लेते हो, और 3 साल में ही जो मिल जाए। SSC का जॉब, और वो भी तब जब हर एग्ज़ाम में आप पास होते जाओ, सिलेक्शन होता जाए। तो ये तो हमें सोचना ही चाहिए भाई, कितनी देर तक हम कुछ आजकल की बात भी करें। आपको सरकार से कोई शिकायत है या कोई सरकार की? आपका तो वही मुख्यमंत्री गांव का बाशिंदा है, आप बताओ इस सरकार का सबसे बढ़िया काम क्या है? सर हमारे प्रॉब्लम से सोल्व नहीं कर रहे कुछ भी। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा मैं, अच्छी बात बताओ पहले। देखो सरकार की अच्छी बात ये है सर कि आज मतलब शिक्षा को ही तवज्जो दी जाती है सरकार को। अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसी को नौकरी मिलेगी। सरकार का यह काम बहुत आपका अच्छा मतलब मेरिट से किया जा रहा है सब? मेरिट से किया जा रहा सर, और सरकार भी ऐसे ही कर रही है। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसी को आगे ले रहे हैं, आगे अवसर मिल रहा है। हाँ, मेरिट पे अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सर सरकार मतलब कि किसी भी संस्था या सरकार के कुछ मतलब कि मेरिट्स होती है और कुछ डिमेरिट्स भी होती है सर। सबकी होती है तो मतलब कि अच्छाई भी और बुराई भी है सर। बुराइयाँ हैं सर, मतलब कि कोई भी है अगर भर्ती निकाल दी है सरकार ने कोई, तो उस भर्ती को इतना लटका देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो और एज हो जाते हैं सर, उनके पास अवसर ही नहीं बचता सर सरकारी नौकरी या किसी संस्था में जाने का। कोई गुड़िया है, कोई लड़की है, उसके फैमिली वाले उसको अवसर दे देते भाई। हैं। एक टाइम तो देखो BA करा दी, माँ बाप को उसकी शादी की भी चिंता होती है, घर गृहस्थी की भी दूसरी जिम्मेवारियां भी हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकार का मतलब ये नारा है, अगर उन बेटियों को बचाना और उनको पढ़ाना तो उनको अवसर भी मिलना चाहिए सर। अब 4-5 साल से कोई भर्ती लटकी हुई है सर, तो वो गुड़िया तो ऐसे ही बैठी हुई है घर पे। परिवार की फैमिली की सभी प्रॉब्लम बढ़ी जाती है सर, उसकी शादी करनी एक उम्र होती है सर, समय। उसके बाद तो कितने आपके गाँव में कितने बेरोजगार होंगे, कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो BA कर रही होंगी बनियानी में? सर बहुत से बच्चे हैं जो मतलब BA कर रखे हैं। पिछले 5 साल में आपके गांव से कितने बच्चे लोग नौकरी लगे हैं? सर मेरे को तो बहुत कम सुनने को मिला, इतने तो नहीं सर। कोई भी सरकारी भर्ती आए मतलब 2-3 बच्चों का ही ऐसे ही सुनने को मिलता है। एक बच्चे का हो गया, मतलब कि अब जो ये अग्निवीर में। अच्छा, चलो अग्निवीर का नाम आ गया तो अग्निवीर, आपको पता है अग्निवीर क्या है? सर देखो, जैसे कि हमारी फील्ड ही अलग हो गई है, हम इसमें डिफेंस में जाने भी आप यार लेकिन अग्निवीर का जितना हमें पता है सर यही है, सरकार ने ये स्कीम चलाई है। जो बच्चे हैं 23 साल तक या 24 साल तक उनको अग्निवीर के तहत 4 या 5 साल के लिए जो 4 साल के लिए। जी सर। तो 4 साल में वो बच्चा आ जाएगा। जैसे गुड़िया, इसको 9 साल हो गए BA की, तो ये तो 2 बार अग्निवीर में जाती है। तो अग्निवीर का आपको ये नहीं लगता कि ये तो मजाक सा हो गया हमारे बेरोजगार? नहीं सर, अगर आप कह रहे हैं मतलब कि ये सुनने को मिला कि 4 साल में, लेकिन सरकार अपने लेवल पर भी इनके लिए कुछ काम कर रही है। आज के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ने को मिला कि सर 4 साल में जो बच्चा आ रहा है तो सरकार किसी कंपनी से भी बात करने की वो कर रही है कि भाई कुछ ऐसे बच्चे जो पहले से ही ट्रेंड है, जैसे आर्मी में हमें 4 साल में अगर आएंगे तो उनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, तो उन्हें किसी न किसी फील्ड में उनको अवसर मिल जाएगा सर काम करने का। सरकार अपने यहाँ जो वैकेंसी है वो तो भर नहीं रही जी सर, और कंपनियों का ठेका ठा रही है। आपको लगता है ये सच्ची बात है? पता नहीं सर, हमारे जो राजनेता है ना, हमारे राजनेता नारे और वो तो खूब देते हैं, लेकिन करने के नाम पे कुछ नहीं है। भाई जो बच्चा BA करने के बाद 9-9 साल तक तैयारी कर रहा है, तो यही तो सर कुछ अच्छाइयाँ है और कुछ बुराइयाँ है सर। ये नहीं कह सकते हम बुराई है, मुझे अच्छाई भी है, वो तो हर चीज़ में होते हैं। मुझे जो समझ में आया आपकी सारी बात को सुन के, वो ये कि सरकार जो है एक तो इस प्रोसेस को इतना लिंगर करती है, जो इतना लंबाई खींच देती है ना, 2-2 ढाई-ढाई साल, इसको पटाख से करे, टेस्ट ले, रिजल्ट निकाले और ज्वाइन कराए। तो जो सर ग्राम सचिव के एग्जाम होने ये 3-4 साल पहले भी हुए थे सर, 2 साल पहले तो कैंसिल हो गया, वहाँ पे आउट हो गया। अरे टीचर्स की वैकेंसी है, सालों साल निकल रही है, फिर भर रहे हैं, कभी कोर्ट चल रही है। मतलब जो बच्चे मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, मेरिट में भी, उनको तो दे दो। जी सर।
जिनका कोर्ट केस है उनको लटकाए रखो भाई, उनका फैसला करते रहना, पर शुरू वाले जो ऊपर वाले हैं उनको तो दे दो। यही है क्या एम है आपका, कब तक करोगे ये तैयारी? यही है सर, अब 2023 है ये। कब किया था आपने बीटेक पूरा, कब हुआ था? बीटेक मेरा 2021 में हो गया था 2 साल हो गए। उसके बाद मतलब कोरोना चला हुआ हाँ, वो था तो सर, साल उस टाइम वैसे ही निकल गया लाइब्रेरी आना किसी शुरू किया सर। तो यही है मेरा 2023 में, अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो सर मैं अपनी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूँगा। और मेरा ऐसा मानना प्राइवेट है कंपनी में सर, क्या बुराई लगती है आपको? मेरे को बुराई कुछ नहीं लगती सर। क्योंकि जब सरकारी नौकरी होगी ही नहीं जी सर। तो हमारे पास कुछ चारा ही नहीं है, करनी ही पड़ेगी भाई, प्राइवेट ही करनी पड़ेगी। सर मेरे को प्राइवेट नौकरी में कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन हमारे समाज का मतलब कि एक ऐसा है शुरू से ही, अगर हमारे पास सरकारी नौकरी है तो हम उसी तो सब वो तवज्जो बेटा दे आपको ये नहीं लगता कि हमारी नीयत ख़राब है? सरकारी में यही है ना कि एक बार नौकरी मिल गई तो फिर वो छूटेगी नहीं, जी सर। फिर हम आराम का खाएंगे, काम करें चाहे ना करें। प्राइवेट वाला ये है जिस दिन काम नहीं करोगे अगले दिन निकाल देगा। जी सर। तो हम जो बोलते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, हमें ये नहीं कहना चाहिए काम काम काम, हमें काम दो, हमें काम नहीं मिलता, हम काम करना चाहते हैं, 2 साल से काम नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे करना हम नौकरी के चक्कर में रहते हैं हमेशा। आप बीटेक हो, किसी भी जगह कोई भी टेक्निकल काम आप अपना शुरू क्यों नहीं कर सकते कर सकते हैं। हैं? आप घर पे कुछ नहीं कर सकते भाई, हम नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सिलाई केंद्र खोल लो भाई, पशुओं का जैसे कोई डेयरी हम खोल सकते हैं, या दूसरा कोई आइटम आप कपड़े की सिलाई के अलावा बुनाई का है या कोई रेडीमेड गारमेंट का है, कुछ इस तरह का नहीं सोच सकते? लड़कियों के पास तो बहुत क्रिएटिव किसी फील्ड में मेहनत की है तो सबसे पहले हमारा उसी में बस ये है सर, हम उसी में कामयाब भाई, हों। सिविल इंजीनियरिंग की आपने, जी सर। खूब कोशिश करो उसमें, लेकिन ये उसका ये मतलब थोड़ा ना कि हम करते ही रहें करते रहें करते रहें, एक समय के बाद तो हमें आंखें खुलनी चाहिए। फिर एक समय में सर मैं अपनी मतलब रीजन दे रहा हूँ आपको, 2023 में मेरा मतलब कि सेट है कि अगर मेरे को जॉब मिल गई तो ठीक है, मैं अपना नहीं तो अपना प्राइवेट प्राइवेट कंपनी को बहुत join अच्छी सोच करूंगा। है। और ये नहीं है कि सर मैं ज्वाइन करने के बाद सरकारी की तैयारी छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ में मैं काम भी करूँगा। आप जब +2 में पढ़ा करते क्या सोचा था, क्या बनूंगी? सर मैंने तो डॉक्टर की सोचा था, डॉक्टर की लेकिन सोची थी, फिर कहाँ दिक्कत आई? सर कुछ कंडीशन ऐसी होगी नहीं कर पाई तैयारी, फिर वही पॉलिटेक की मैंने। किससे पॉलिटेक्निक कौन सी की आपने? कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर कंप्यूटर वाला बच्चा तो कोई घर नहीं बैठता भाई। सर फिर यही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। अरे भाई, ये गवर्नमेंट वाला फतूर निकाल दो, गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ बहुत ही हैं, और हमें प्राइवेट और सरकारी के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा सर आर्मी से सूबेदार रिटायर्ड है। अच्छा, और फिर भी आप कह रहे हो कि आर्मी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है? सर मतलब मर्जी है अपनी अपनी उसमें। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं फिजिकल फिट इसलिए नहीं हूँ सर, मेरी हाइट नहीं आर्मी में अच्छा, जाने। ऐसा तो कुछ नहीं होता हाइट में, आप हाइट तो जिनकी ज़्यादा है वो पायलट नहीं बन सकते, वो तो अपनी अपनी वो है। होता सर मतलब आप क्या बनना चाहते थे? ये तो डॉक्टर बन रही थी, ये आपकी सर- क्या ख्वाहिश थी? सर मैं हरियाणा पुलिस में जाना चाहती हरियाणा हूँ, पर पुलिस मेरी में हाइट नहीं है, इसलिए तो ये नहीं है का जिक्र क्यों, जो है वो देखो ना, BA की डिग्री रही है आपके पास, दिमाग रहा है, लाइब्रेरी रही है, अच्छे माँ बाप सर रहे। वो मतलब कि एक्सीलेंट स्पोर्ट्स में वो रनिंग करते हैं सर, बहुत से मेडल जीत रखे हैं, अच्छा, उसमें हाइट नहीं है उसकी खेल सर। खेल का जिक्र आ गया। जी सर। मुझे एक बात ना बार बार परेशान करती है भाई, आप खेल खेलते हो, कोई भी खेल खेलते जी हो, सर। उसमें आपका ध्येय क्या होता है? नौकरी में तो 3% रिजर्वेशन है, हमारी नौकरी तो मिली नहीं उसके दम पे। जी सर। मेडल आपको एक बार मिल गया, और क्रिकेट की टीम है जैसे 12-15 लोग ही होंगे उसमें, जी सर। उसे सारा देश लगा रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन कितनी लोगों को आएगी? ऐसा नहीं लगता भाई सारा देश खेलने लग रहा है, हरियाणा तो खास तौर पर, जी सर। उनके दम पे कितने लोग सफल हो पाते हैं खेल के दम पे? तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल नहीं बढ़ता यूथ का कि भाई हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, घर से इतना सारा दूध घी पैसा लगा और फिर रनिंग की, हम सेलेक्ट भी हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुँचे, स्टेट लेवल पर भी, इवन राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पहुँच गए, जी सर। तो नौकरी तो भाई देते नहीं हम, सारी 3% 4% रिजर्वेशन है हमारी, तो जो बाकी के इतने परसेंट लोग बच गए वो परेशान नहीं होते? सर अगर हम ऐसा सोच कर चलेंगे तो ये तो है नहीं कि हम हमारे जो लक्ष्य है उस तक पहुंच पाएंगे। नहीं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन जब इतने सारे लोग करने लग रहे होंगे तो सारे तो नहीं पहुंच सकते, कुछ सारे ऐसा तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन सर फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं, कोशिश तो हमें हर जगह ही करनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एकेडमिक है, चाहे कोई दूसरा फील्ड है, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि किस जगह मैं कोशिश करूं तो मेरा जीवन यापन भी चले। सिर्फ नाम अखबार में आ गया और हम एक बार चमक गए और उसके बाद नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। आपके गांव में कितने मेडल आए होंगे अब तक, और मुझे लगता है हर गांव में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है ना? यहाँ अखाड़ा भी है आपके साथ ही, तो दूसरा गाँव में क्या नाम है, बोर से इससे डोब से मुड़ते हैं जब, हाँ डोब 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 इटसेल्फ, डोब में भी लाइब्रेरी है गांव के बीच में, मैंने देखी है, वहाँ पर बच्चों को होमवर्क वगैरह कराते हैं गांव की जो बहू और बेटियां हैं,
अनूप सिंह है वहाँ कोई? पता नहीं हाँ, सर, बहुत हमें बहुत मेहनत कराते हैं वो भी। हमें यहीं का तो पता है। सर यहाँ पे आते हैं। ये कोने पे डोबी गांव है ना? जी सर। डोब में है भाई, मैं गया हुआ हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उनका अखाड़ा भी है। हाँ, अखाड़ा है सर। हाँ, वहाँ भी मेहनत करते हैं। चलो भाई, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। कोई आप आज के युवाओं को कुछ कहना चाहते हो या कोई कुछ संदेश देना चाहते हो तो युवा बताओ। के लिए तो यही संदेश है सर, किसी भी देश का नींव उसका आधार युवा ही होते हैं। अगर युवा पीढ़ी मतलब कि सर सख्त होगी तो हमारे देश की नींव और ज़्यादा मजबूत होगी सर। तो युवाओं को यही है सर, नशे पत्ते से दूर रहे और युवा पीढ़ी ही आगे जाकर हमारे तभी देश आगे को जा सकती तरक्की है। पर ले जा सकती है सर। तो आज हमें यहाँ आने का अवसर मिला और इस अवसर देने का जो श्रेय है वो डॉक्टर जलेश सिंह जी को जाता है। उन्होंने कई दिन से मेरे नाक में दम कर रखा था कि भाई वहाँ जाना ज़रूर है। साथ में डॉक्टर अश्विनी भी हमारा साथ दे रहे हैं, उधर नरेश मलिक जी भी यहाँ पधारे। मैं आप सबका और जो हमारे कैमरा के इंचार्ज हैं निर्दोष सैनी जी, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे स्मार्ट है और उनका फ़ोटो हमने दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में ही कैमरा है। मैं वैसे डाल दूंगा बाद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है।